जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल है भैया आप सभी के। एक बार फिर से भैया आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप सभी को पता है कि आज हमारी इस बैच की लास्ट क्लास है। मतलब हमारा ऑफिशियली प्लानर के अकॉर्डिंग तो बैच हमारा आज एंड हो जाएगा। अगर कुछ बचा होगा, आपको कुछ पढ़ना होगा, कुछ करना होगा तो मुझे बता दीजिएगा, राइट। लेकिन ऑफिशियली हमारा आज ये बैच एंड हो जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आपसे यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मैंने आज सुबह टेलीग्राम पे आपको एक वीडियो भेजा था, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली ये 1 बजे के आसपास मैंने आपको वीडियो दिया था, जिसके जो करीब 2 से सवा 2 घंटे का वीडियो है, एक 51 रूल्स ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का, राइट, जो कि मैंने टेलीग्राम पे दिया था। और ये जो वीडियो है ये है 51 रूल्स ऑफ पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, हाँ है ना। तो कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है अभी तक? कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, ये बताइए मेरे को। मैंने आप सभी से ये कहा था कि भाई ये जो है ये एक बेसिक वीडियो है, आपको बेसिक मुझे क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद हम सीधे की सीधे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो कितने बच्चों ने इस वीडियो को देखा है, एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ये इसका जो लिंक है वो मैंने टेलीग्राम पे दिया है, और आप सभी को मैंने टैग भी किया था टेलीग्राम पे कि भाई इस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना। तो जरा कमेंट करके बता दो मेरे को कितने लोगों ने देखा है। नहीं देखे सर, नोटिफिकेशन नहीं है। अरे नोटिफिकेशन कैसे आती है? टेलीग्राम पे दिया है भाई, नोटिफिकेशन थोड़ा ना भेजूंगा टेलीग्राम पे मैं आप लोगों को। शीतल कह रही है नहीं देखा। नहीं सर अभी नहीं। क्यों नहीं देखा? आप लोगों को सबको टैग किया गया है @all करके। मैंने वही पूरे की पूरे 12, साढ़े 12, 13,000 लोगों को टैग किया है एक साथ। आप लोगों ने टेलीग्राम नहीं खोल के देखा। पूरा बेसिक पढ़ाना पड़ जाएगा, मतलब जो काम की चीज है। दस से 3 तो आज क्लास थी। अच्छा अच्छा, पूरे 5 घंटे पढ़ा दिए। गजब सर है। जीके जीएस का मैराथन था। अरे मैराथन से याद है, मेरी भी मैराथन है 1 तारीख को। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, लेट डू वन मोर थिंग। एक काम करते हैं, ठीक है, हम सभी लोग मिलकर के। सबसे पहली बात हम कर क्या सकते हैं? वी विल डू प्रैक्टिस। पहली बात हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट, प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरी बात, ऑल बेसिक रिक्वायर्ड जो होंगे विल डू विथ क्वेश्चंस। हम डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ कर लेंगे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ कर लेंगे, है ना। तीसरा हम कर सकते हैं, आफ्टर क्लास यू कैन वॉच बेसिक वीडियो, ठीक है, बेसिक वीडियो। क्या बोलते हो? आई एम सॉरी। आफ्टर क्लास आप लोग क्या कर सकते हैं? बेसिक को देख सकते हैं। पहली बात, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के दौरान सारे बेसिक चीजें सिखा दूंगा जो जरूरत होंगी, ठीक है। बाद में प्रैक्टिस क्वेश्चन के दौरान क्वेश्चन कैसा आएगा और उसकी पूरी बेसिक मैं आपको क्वेश्चन के साथ बताता चलूंगा। लेकिन बाद में आप मेरे से ये प्रॉमिस करो कि आप इस बेसिक को आप देख लोगे कि हाँ सर बाद में हम देख लेंगे। सर मैंने 32 मिनट देखा। देखो ऋत्विक ने देख लिया, बहुत बढ़िया बच्चे। ठीक है, बोलो कर लें ऐसा? चिंता करो, आपको परेशानी नहीं आएगी, आपको परेशानी नहीं आएगी। इतना तो आप मोदी सर पे ट्रस्ट कर सकते हो। आपको पता है कि मोदी सर आपको कर लेंगे। देखो पार्ट 1 आपका बेसिक ही होता है आफ्ताब, और पार्ट 2 में मैं क्वेश्चन कराता हूं। इसीलिए मैंने पार्ट 1 को रखा ही नहीं था,
कि मैं पार्ट 1 का चलो आप बेसिक वीडियो देख लो कि वही चीज मैं आपको यहां समझाऊंगा, मतलब वो चीज जो मैं यहां समझाऊंगा वो ऑलरेडी अगर आपको पहले ही मिल जाएगी तो आप उसको अच्छे से देख पाओगे और मैं आपको यहां क्वेश्चन करा दूंगा, पर किसी ने देखा नहीं इसीलिए। चलिए तो हम डायरेक्टली क्वेश्चन से चलते हैं, ठीक है। ओके, आप तो बस 1 घंटा देख लेना, 1 घंटा ही बहुत है आप लोगों के लिए, और ना 2 घंटे का पूरा देखोगे तो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। तो ये हमारा सपोज करो पहला क्वेश्चन है। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना होगा समझना। जो सर्कुलर अरेंजमेंट होते हैं, जो लीनियर अरेंजमेंट होते हैं, जो डबल लाइन अरेंजमेंट होते हैं, ये सीधे हमारे पास आते हैं, ठीक है। तो समझो इसे कैसे करते हैं। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इसको समझना। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले तो इसको समझना। ये कह रहा है कि 6 लोग हैं और ये सिटिंग कर रहे हैं कहां, एक सर्कुलर टेबल में, और फेसिंग कहां है, इनवर्ड। तो हमें पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल हमें यह कह दिया गया कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट है और इसके अंदर 6 लोग बैठे हुए हैं, नहीं, हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनकी फेसिंग अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। तो ये देखो सेंटर की तरफ देख रहे हैं, राइट, दीज पीपल आर फेसिंग टुवर्ड द सेंटर। तो ये सेंटर है सर्कल का, तो सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, फेसिंग इनवर्ड, है ना। तो जब भी इनवर्ड लिखा है या फेसिंग टुवर्ड द सेंटर लिखा है तो आप ऐसा बनाएंगे, फेसिंग आउटसाइड होगा तो आप हमेशा आउटसाइड ऐसा बनाएंगे। क्लियर है ये चीज, है ना, ये चीज ध्यान रखना। दूसरी बात, जब भी फेसिंग की बात आती है, अंदर फेस होगा तो ये ध्यान रखना, ये राइट साइड हो जाएगा और ये आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। व्हेन पीपल आर फेसिंग इनसाइड, तो अगर यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो ये इसका राइट है और ये इसका लेफ्ट है, तो हर व्यक्ति का राइट साइड यही होगा, ये हर व्यक्ति का राइट साइड होगा और ये हर व्यक्ति का क्या होगा, लेफ्ट साइड होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब भी फेस अंदर होता है तो राइट का मतलब आप हमेशा एंटी क्लॉक लेते हैं और लेफ्ट का मतलब आप हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं। लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, यहां से देखो लेफ्ट आ रहा है और यहां से एंटी क्लॉकवाइज राइट आ रहा है। तो जब भी फेस इनसाइड होगा, यानी जब भी फेस सेंटर की तरफ होगा, आप हमेशा याद रखना जो भी व्यक्ति का लेफ्ट और राइट लेंगे, राइट हमेशा एंटी क्लॉक होगा, लेफ्ट हमेशा क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब आगे देखो, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, Q इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ S। तो Q जो है वो S के इमीडिएट राइट में है, तो मैं इसको साइड में यहां लिख रहा हूं, S के इमीडिएट राइट में Q। मैं इसको डायरेक्ट नहीं प्लेस कर रहा हूं, राइट, मैं इसको डायरेक्ट नहीं प्लेस कर रहा हूं, मैं इसे कहां लिखूंगा, मैं इसको यहां साइड में लिख लूंगा, ठीक है। आगे बताता हूं क्यों। फिर कह रहा है U इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ P। P के इमीडिएट राइट में U है, P के इमीडिएट राइट में U है। ये दूसरी इंफॉर्मेशन भी मैंने लिख ली। तीसरी इंफॉर्मेशन है T इज सीटेड टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। R के इमीडिएट राइट में T है, R के इमीडिएट राइट में कौन है, T है। ये तीसरी इंफॉर्मेशन भी मैंने लिख ली। चौथी है Q एंड T आर नॉट सीटेड अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट का मतलब क्या, आमने सामने, यानी Q के सामने T नहीं आएगा और T के सामने Q नहीं आएगा। तो एक तरीके से हमें कह सकते हैं Q और T एक दूसरे के आमने सामने नहीं आने चाहिए। तो जब Q के सामने T नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है T के सामने भी Q नहीं आएगा, तो ये एक दूसरे के आमने सामने नहीं आएंगे। तो Q एंड T आर नॉट सीटेड अपोजिट टू ईच अदर। फिर कह रहा है U एंड R आर नॉट इमीडिएट नेबर। इमीडिएट नेबर मतलब पड़ोसी, अगल बगल। तो U और R एक दूसरे के अगल बगल में नहीं होंगे, ठीक है। अब मैंने इस पूरी इंफॉर्मेशन को यहां क्यों लिखा, वैसे तो मैं यहां भी कर सकता हूं, यहां सिखा भी सकता हूं, लेकिन उसको प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा। इसीलिए हमेशा जब भी हम पजल करते हैं, पजल का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पजल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पजल या सिटिंग, इसका मतलब क्या होता है। देखो सिंपल सा मतलब होता है कनेक्टिंग द डॉट्स। क्या बोलते हैं इसको, कनेक्टिंग द डॉट्स। डॉट्स या बोल दो या फिर हिंट बोल दो, कनेक्टिंग द हिंट। आप हमेशा अपने किसी भी सिटिंग अरेंजमेंट को जब आप सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जिससे ज्यादा लोग कनेक्टेड है, आप बस उसी को सबसे पहले पिक करेंगे। ये समझो जैसे आपकी क्लास के अंदर आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उस फ्रेंड सर्कल में आपके 20 लोग हैं, ठीक है।
लेकिन सारे के सारे 20 लोग एक दूसरे से बहुत घुल मिल के रहते हैं, ऐसा नहीं होता है ना। परंतु 2-4 ऐसे होते हैं जिनका सबसे कनेक्शन है, सभी 20 लोगों से कनेक्शन है, राइट। आपको 2-4-5 फ्रेंड अच्छे लगते हैं, लेकिन 20 का ग्रुप है, 2-4 को 2-4, 2-4 को 2-4, लेकिन 2-3 ऐसे स्टूडेंट होते हैं, या उस 20 लोगों के ग्रुप में 2-3 ऐसे होते हैं जो या तो सबके चहेते होते हैं या सब उनकी बातों को फॉलो करते हैं। अब मान लो कोई मैसेज कन्वे करना है, तो आप किसको मैसेज कन्वे करोगे? उस व्यक्ति को सबसे पहले करोगे जिसके कनेक्शन सबसे ज्यादा है, मतलब जिसके कनेक्शन ऐसे हैं कि वो मैक्सिमम लोगों तक अपनी इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंचा देगा। तो आपने कहा कि यार ये काम करना, सबको मैसेज दे देना। उसने तुरंत क्या किया, सबको कॉल लगाया, इसको 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 इसको, और सबको एक साथ मैसेज उसने कन्वे कर दिया। वैसे ही हमें सीटिंग अरेंजमेंट या पजल में क्या करना है, उस इंफॉर्मेशन को उठाना है जिससे दूसरा भी कनेक्ट हो जाए। जैसे यहां पे आओ, मैंने यहां पे क्या देखा, मैं यहां पे देख रहा हूं कि अगर मैं एस से स्टार्ट करता हूं तो एस और यू मुझे मिलेंगे, एस और क्यू मुझे मिलेंगे। पर क्या एस और क्यू आपस में कहीं कनेक्टेड है? नहीं है भाई। एस से क्यू प्लेस कर दूंगा तो क्यू के सामने टी नहीं आएगा, मतलब ये दोनों इंफॉर्मेशन आराम से कनेक्ट हो सकती है ना। कैसे? देखो, जब मैंने सबसे पहले एस लिया तो उसने मुझे कहा एस के इमीडिएट राइट में क्यू आएगा। मैंने रखा एस यहां पे, और एस के इमीडिएट राइट में मैंने यहां रखा क्यू, रख दिया। मैंने सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को प्लेस किया। अब क्योंकि ये क्यू है, यहां पे भी क्यू है, तो क्यू क्यू से कनेक्ट हो गया। और ये क्यू क्या कह रहा है कि क्यू के सामने टी नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब है मैं यहां पे टी रख के क्रॉस कर दूंगा। तो मुझे अब ये याद रहेगा, दिखता रहेगा ना कि इस जगह टी नहीं आएगा, तो मुझे दिखता रहेगा कि या तो टी यहां लाऊंगा, या टी यहां लाऊंगा, या फिर टी यहां लाऊंगा। इन तीनों में से किसी एक जगह पे मैं टी को लाऊंगा। फिर ये टी यहां पे मिला तो ये टी यहां पे कनेक्ट हो गया, और ये कह रहा है आर के इमीडिएट राइट में टी आएगा। अब आर के इमीडिएट राइट में टी यहां हो सकता है, क्योंकि राइट तो यही होगा। आर के इमीडिएट राइट में टी यहां हो सकता है, लेकिन आर के इमीडिएट राइट में इस जगह पे टी नहीं हो सकता। तो अब टी की दो जगह है, टी की दो जगह है। एक जगह तो यह है कि अगर मैं आर यहां लिखता हूं तो आर के इमीडिएट राइट में मैं यहां पे टी को लिख सकता हूं, पहला केस ये है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि आर हो सकता है मैं यहां लिखूं और आर के इमीडिएट राइट में मैं टी को यहां पे लिखूं, ऐसा पॉसिबल है। तो चलिए पहले मैं उसी को प्लेस करता हूं, इसको मैं बाद में ले लेता हूं, ठीक है। मैंने सबसे पहले आर यहां लिखा और मैंने यहां पे टी लिखा। ओके, मैंने कैसे स्टार्ट किया था, मैंने एस से क्यू को लिखा, क्यू के सामने टी नहीं लिखा, और फिर मुझसे कहा कि आर के इमीडिएट में टी आएगा, तो मेरे पास ये और ये केस आ गए दो, कि जहां मैं आर को रख सकता हूं और मैं टी को रख सकता हूं, ठीक है। फिर मुझसे कहा कि यू और आर पड़ोसी नहीं होंगे, पर अगर आर यहां पे है तो देखो यू यहां पे भी नहीं है और यहां पे भी नहीं है, तो दिक्कत ही नहीं है, सही हो गया, है ना, सही हो गया। अब मतलब यू यहां या यहां हो सकता है। अब मुझसे कह रहा है पी के इमीडिएट राइट में यू आएगा, तो अगर यहां एस है, यहां क्यू है, यहां आर है, यहां टी है, तो पी के इमीडिएट राइट में यू, यानी यही दो लोग बचे, तो पी के इमीडिएट राइट में मैं यू को यहां प्लेस कर दूंगा और मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो, अब यहां पे अगर सोचो, मैं यहां पे आर और टी ना लिख के मैं यहां पे आर और टी लिखता। सपोज करो मैं ये कहता कि सर ये आर है, आर के इमीडिएट राइट में कौन आएगा, टी आ जाएगा। जैसे कि ये था, एस से क्यू लिखा, क्यू से टी लिखा, और टी से आर और टी लिख दिया, तो आर के इमीडिएट में टी आ गया। अब मुझसे आर यहां था ना, तो ये आर और ये आर दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो ये कह रहा है यू और आर पड़ोसी नहीं है। अगर आर यहां पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि यू अब इस जगह पे नहीं आएगा, और पी के इमीडिएट राइट में तो यू आएगा। भाई यहां पे क्यू है, यहां एस है, यहां टी है, यहां आर है, तो बचा पी और पी के इमीडिएट राइट में यू। तो पी मुझे यही लिखना पड़ेगा और पी के इमीडिएट में फिर मुझे यू यही लिखना पड़ेगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि यू और आर पड़ोसी नहीं होने चाहिए, तो अगर आर यहां पे है, इस जगह पे है, तो ना तो इस जगह यू आना चाहिए ना इस जगह यू आना चाहिए। इसका मतलब है आर और टी गलत बैठ गए। तो इसीलिए हमने क्या बोला, ये वाला अगर आर टी होता तो अपना आंसर गलत होता। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर यहां लिखना पड़ेगा, हमें टी यहां लिखना पड़ेगा, और पी को यहां लिखना पड़ेगा, और पी के इमीडिएट राइट में यू यहां आ जाएगा। और इसके आने से अब आप देखो आपका सारा अरेंजमेंट तैयार हो चुका है और ये पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। अब आप मुझे बताओ, समझने में कोई समस्या आई? समझने में किसी को कोई समस्या आई?
समझने में कोई समस्या है किसी को? नहीं आया ना? तो बात समझ में आई? द प्रिंसिपल टू सॉल्विंग द पजल, प्रिंसिपल टू सॉल्विंग द पजल इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। हिंट्स आपको दी जाएंगी, उन हिंट को आपस में कनेक्ट करते जाइए, क्वेश्चन आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, ठीक है? ट्राई दिस क्वेश्चन। जय हिंद बच्चों, जय हिंद जय हिंद जय हिंद। इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। Solve this question. चलिए, तो कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश भी की होगी, पर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है। अब इसे जरा समझिएगा, ठीक है? देखो, ये अलग क्वेश्चन है, ये रहा। अब इस क्वेश्चन को जरा देखना सब लोग कि कैसे करते हैं, किस तरह से करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQRSTUVW टोटल 8 लोग हैं, 8 लोग हैं, ये सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल है और फेसिंग द सेंटर है, ठीक है? 8 लोग हैं, सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग सेंटर की तरफ है। हमने 2 केस बना लिए पहले ही, मान लो, ताकि आपको थोड़ी सी क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाए। फेसिंग सेंटर की तरफ है, 8 लोग हैं, राइट? ये 8 लोग हैं, डन है ये। थोड़ी लेट नहीं हो गई दीपिका जी? अब बहुत लेट हो गए हैं, अब तो बहुत ज्यादा लेट हो गया दीपिका जी, अब तो बहुत ही ज्यादा लेट हो गया। अभी क्या ही कर सकते हैं बताओ, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। चलो अब समझो सब लोग, है ना? तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 8 लोग हैं, सर्कल में बैठे हैं, फेसिंग सबकी सेंटर की तरफ है। तो सबसे पहले वही कर लेते हैं जो अपन ने पहले किया था, ताकि आपको कनेक्ट कर सके। V इज सिटिंग अपोजिट टू Q। V किसके अपोजिट में है? Q के अपोजिट में है, ठीक है? V इज सिटिंग अपोजिट टू Q, यानी V और Q आमने सामने है। ये क्या कह रहा है? V इज सिटिंग अपोजिट टू Q। इज दैट क्लियर? इसने क्या बोला? V इज सिटिंग अपोजिट टू Q। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि जहां भी V बैठेगा उसके सामने वाली प्लेस पे Q बैठ जाएगा।
फिर कह रहा है P इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ R। R के राइट में थर्ड नंबर पे P आएगा। R के राइट में थर्ड नंबर पे P आएगा। देखो मैं जो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ये शॉर्ट फॉर्म को समझ लीजिएगा कि मैं किस तरीके से लिख रहा हूं, ताकि आप जब प्रैक्टिस करें तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करें और फिर आप एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक बार कनेक्ट करना सीख लेंगे एग्जाम में, फिर आप डायरेक्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ। Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ U। U के इमीडिएट लेफ्ट में Q आएगा। U के इमीडिएट लेफ्ट में कौन आ जाएगा? Q आ जाएगा। ठीक है। R इज नॉट सिटिंग अपोजिट S। R S के अपोजिट नहीं है। R किसके अपोजिट नहीं है? S के अपोजिट में नहीं है, यानी S के अपोजिट में R नहीं है और R के अपोजिट में S नहीं है। फिर है P इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T। P T का पड़ोसी है, यानी P और T अगल बगल में बैठे हैं। और फिर है T इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ S। तो S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T आएगा। तो S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T आ जाएगा। राइट एवरीवन, यहां तक क्लियर है? अब देखो हमने यहां पे दो केस बनाए, मान लो केस नंबर 1 और या फिर केस नंबर 2। अगर मान लो कोई भी एक पॉसिबिलिटी बनी, जैसे पिछले क्वेश्चन में R और T को लेकर के एक पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है, तो वैसे यहां बनी तो मैं आपके सामने दो रख के सिखा दूंगा आपको। ठीक है, अब देखो तो क्या किस इंफॉर्मेशन को मुझे सबसे पहले लेना चाहिए, ये मुझे आप बताओ। किस इंफॉर्मेशन को मैं पहले लूं? देखो मैं अगर कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि पहले मुझे R ले लेना चाहिए। R से मुझे इस R के S से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। तो R से P आ जाएगा, तो ये P को फिर मैं इस P से कनेक्ट कर दूंगा, है कि नहीं। तो भैया ये R से R भी कनेक्ट हो जाएगा, R के सामने S नहीं आएगा ये भी पता लग जाएगा। P से T को कनेक्ट कर दूंगा और फिर इस T को इस T से कनेक्ट करता हुआ आगे चल जाऊंगा, है ना। तो मैंने कनेक्ट किया, तो मैं सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को पिक कर रहा हूं, क्या है? R के राइट में थर्ड नंबर पे P। तो R लिख देते हैं। आपको पता है जब फेस अंदर होता है तो ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। तो R के राइट में पहला, दूसरा और तीसरा कौन आएगा? P यहां पे आ जाएगा। तो मैंने R के राइट में थर्ड नंबर पे P को लिख लिया। बहुत ही बढ़िया। हाँ, V Q और U Q से भी कर सकते हो शीतल, क्योंकि V से Q मिलेगा, Q से U मिलेगा और फिर आप आगे देख लो आपके हिसाब से कि क्या कनेक्ट हो रहा है। पर मेरे को ये मिला तो मेरे को ये आ गया। तो R के राइट में थर्ड नंबर पे P रख लिया। R के सामने S नहीं आएगा, S को लिख के यहां पे क्रॉस भी कर दिया, ठीक है, कि R के सामने S नहीं आएगा। फिर हमसे बोला कि P और T पड़ोसी होंगे। अब देखो P और T पड़ोसी तो दो केस हो गए। P का पड़ोसी T ये भी हो सकता है ना, P और T पड़ोसी। या फिर अगर मैं R यहां लिखता, 1 2 3 यहां पे P लिखता, तो P और T पड़ोसी ये भी हो सकते हैं और R के सामने कौन नहीं आएगा? S नहीं आएगा। क्या मैं ऐसे कर सकता हूं भाई? P और T, तो P के राइट में T के भी पड़ोसी हो सकता है और P के लेफ्ट में T के भी पड़ोसी हो सकता है। फिर मुझसे बोला है S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T आएगा। S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T, तो S को यहां रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो राइट साइड हो जाएगा और ये लेफ्ट साइड हो जाएगा, क्योंकि सबके राइट 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 राइट। तो S का भी राइट इधर होगा, तो S का लेफ्ट इधर है, तो S के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे T आ जाएगा। और यहां पे देखो इसने मना कर दिया। अब जब तक S यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि ये तो राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है, तो S के लेफ्ट में पहला और दूसरा यहां पे T आता। लेकिन यहां तो हमारे को ऑलरेडी मना कर रखा है कि यहां पे S नहीं आएगा। तो अगर S वहां आएगा ही नहीं तो मैं इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब मेरा ये डायग्राम क्या हो गया? रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर T यहां आएगा तो S के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे, मतलब है S को यहां आना पड़ेगा। लेकिन ये तो कह रहा है कि R के सामने S नहीं आएगा, तो मैं S कैसे प्लेस कर दूंगा फिर यहां पे? मतलब मेरा ये डायग्राम इधर वाला गलत हो गया। अब इधर चलते हैं। तो इतना हो गया। तो पहले नंबर पे ये ले लिया, दूसरे नंबर पे ये इंफॉर्मेशन ले ली, तीसरे नंबर पे ये इंफॉर्मेशन ले, चौथे नंबर पे ये इंफॉर्मेशन ले ली। अब क्या बचे? V U Q। तो मेरे पास ये वाली डन है, ये वाली इंफॉर्मेशन डन है, ये वाली डन है और ये वाली डन है। अब ये कह रहा है U के इमीडिएट लेफ्ट में Q, यानी कि ये अगल बगल में है कि नहीं है?
यानी ये एक तरीके से पड़ोसी हैं, तो कोई दो जगह खाली होगी तभी तो अगल बगल बैठेंगे। तो एक जगह मेरे पास ये खाली है, एक जगह मेरे पास ये खाली है, लेकिन अगल बगल की जगह मेरे पास ये वाली खाली है। देखो अगल बगल में आएंगे, यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू। अब यू के इमीडिएट लेफ्ट में तो ये होता, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू, यानी यू यहां होगा, ये यू का राइट साइड होगा, ये यू का लेफ्ट साइड होगा, यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू। तो यू के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू सिर्फ यहां आ सकता है, इधर इधर नहीं आ सकते, इधर इधर नहीं आ सकते, अगल बगल में आएंगे तो यहां आ सकता है। और v के सामने q आएगा, तो ये अगर q आएगा तो फिर इसके सामने यहां पे v आ जाएगा। बचा कौन? p आ गया, q आ गया, r s t u v w, और ये w आ जाएगा। यानी आपका हर व्यक्ति जो है यहां पे बैठ जाएगा। बैठ जाएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन r एंड u। ये कह रहा है कि r और u के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ये r है और ये u है, कितने लोग बैठे हैं वो हमें देखना पड़ेगा। काउंट कैसे कर रहे हैं? इफ वी स्टार्ट फ्रॉम r एंड गो टूवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, r से स्टार्ट करना, क्लॉकवाइज जाना है, तो क्लॉक तो u मूव करती है ना, क्लॉक तो u मूव करती है, तो r से आइए u तक, 1 2 3 4 5, क्योंकि u तो खुद आ गया। तो r से u के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 3 और 2 5 लोग बैठे हैं। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? मोर देन 4। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो कि किसी का नहीं आया है। अब मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं आया, और रियल मायने में समझ में आया कि हाउ टू सॉल्व पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट करेक्टली एफिशिएंटली। बताओ फटाफट से। एवरीवन, सर ये तो लेंदी क्वेश्चन है, टाइम अच्छा खासा लग रहा है, टाइम अच्छा खासा लगेगा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और ये क्वेश्चन सच में अच्छे होते हैं। ठीक है यार, तुम्हारे तो, तुम लोग सोचो, तुमको सिर्फ 3 लाइन का सिटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें तुम्हारा स्टेटमेंट ये है, बैंकिंग जब मैं पढ़ाता हूं, जब मैं मेंस को पढ़ाता हूं, एसबीआई पीओ को पढ़ाता हूं, आरबीआई ग्रेड बी वालों को पढ़ाता हूं, यहां से लेके यहां तक एक स्लाइड, और ऐसी ही दूसरी स्लाइड में सिर्फ डेटा होता है, पजल होती है। मतलब 2 स्लाइड में तो पूरा सिर्फ डेटा होता है, सॉल्व करने के लिए मुझे तीसरी और चौथी स्लाइड लेनी पड़ती है, तब उन बच्चों को समझ में आता है। मतलब यहां तो तुम्हें सिर्फ इतना सा दिख रहा है, इसी फॉन्ट साइज के अंदर ऐसी 2 स्लाइड में सिर्फ क्वेश्चन होता है। इतनी बड़ी बड़ी पजल्स होती हैं, समझे, पूरी एक एक पेज की पजल होती है। A4 शीट जो होती है ना, वो पूरी भर जाती है उस क्वेश्चन में, वो सॉल्व करते हैं वो लोग। ठीक है, उनका पेपर का लेवल वैसा है, तो उनके टफ आता है, तो उनको टफ सिखाता हूं। आपका इतना सही लेवल है, ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। पर ये बताओ, ये समझ में आया कि नहीं आया? एक क्वेश्चन आता है सिर्फ, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा और हार्डली आपको ना 30-40 सेकंड लगेगी। ठीक है, आप देख लेना, मेरे बैंकिंग के वीडियो खोलना, आपको पता लग जाएगा, आइडिया लग जाएगा। ठीक है, डू नॉट वरी। चलो मैं 50 सेकंड आपकी और बढ़ाता हूं, 30 सेकंड और बढ़ाता हूं, आप सॉल्व करो।
करिए इस क्वेश्चन को। चलो डन, ठीक है, ग्रेट। चलिए समझिए इसको कैसे करने हैं। इसकी नेक्स्ट कोई स्लाइड है? इसकी नेक्स्ट स्लाइड नहीं है, ठीक है, मैं इसे प्लस कर लेता हूं। देखो जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करना है। आ गया? क्लियर है? ग्रेट। क्वेश्चन कह रहा है अरुण, मनी, रवि, साहिल एंड मोहन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। सर्कुलर टेबल है, फेसिंग द सेंटर है, 5 लोग हैं, ठीक है, ये 5 लोग हैं। सो ये 5 लोग हैं सिटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर। तो हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रवि? रवि के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? चलिए ठीक है। सो केवल अरुण जो है वो बिटवीन है मनी एंड मोहन। मनी और मोहन के बीच में केवल और केवल कौन है? उसके बीच में केवल और केवल ओनली अरुण आएगा, ठीक है। एक तो ये इंफॉर्मेशन है। अरुण इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मनी। मनी के इमीडिएट लेफ्ट में अरुण है, ये दूसरी इंफॉर्मेशन है। तो अरुण इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ मनी। साहिल इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ मनी। मनी के इमीडिएट में साहिल है, ये तो इजी क्वेश्चन होगा यार। मनी के इमीडिएट राइट में साहिल आ रहा है, ठीक है भाई। ये तो मुझे लग रहा है आसान सा क्वेश्चन था, है ना। क्या है? मनी के इमीडिएट लेफ्ट में अरुण। मान लो मनी ये है, तो मनी के इमीडिएट लेफ्ट में अरुण आ गया पहले। मनी के ही इमीडिएट राइट में साहिल आ रहा है, ठीक है, जो मनी है मनी में यहां पे साहिल कर दो, साहिल आ गया। अरुण मनी और मोहन के बीच में, तो अरुण यहां पे है तो यहां मनी है, तो इधर मोहन कर दो। ये लो, मैं कह रहा ये तो इजी क्वेश्चन था यार, तो मतलब इसमें कुछ था ही नहीं। तो बचा कौन? रवि बचा, तो रवि यहां लिख दो, ये रवि आ गया, डन, ये तो हो गया। ये तो आसान था, बेकार ज्यादा टाइम दे दिया। तो क्वेश्चन कह रहा है हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रवि। तो रवि का राइट ये रहा, रवि का लेफ्ट ये रहा, तो रवि के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? साहिल आएगा। ये ऑप्शन कैसे? ऑप्शंस रॉन्ग है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शंस रॉन्ग है भाई। रवि, साहिल, मनी, मोहन, ठीक है। सो राइट आंसर इज ये। हाँ तो लेफ्ट में तो है, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ रवि, तो रवि के इमीडिएट लेफ्ट में तो बोला है, ये देखो, रवि के इमीडिएट लेफ्ट में साहिल है ना, तो आंसर तो साहिल ही दिया है। कहां गया यार? ये देखो, साहिल इज राइट आंसर। सर बताना था कि कितने स्टेटमेंट से हम आंसर दे सकते हैं। नहीं रे, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें गिवन नहीं है ना कि कितने स्टूडेंट से आप आंसर दे सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता तो ये फिर वहां पे गिवन होता, अगर ऐसा कुछ होता तो फिर इसलिए मैं लिया नहीं, ठीक है। ये जो आप बोल रहे हो ना कितने स्टेटमेंट आंसर दे सकते हैं, दिस इज कॉल्ड डेटा सफिशिएंसी, इसको डेटा सफिशिएंसी बोलते हैं। तो अब जब तक मेरे पास वहां नहीं होगा मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि डेटा सफिशिएंसी अपने आप में एक अलग चैप्टर है, दैट इज वाई मैं उसे कंसिडर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। स्टीव, अगर मुझे वो कंसिडर करना होगा तो मैं डेटा सफिशिएंसी के वे में सोचूंगा। तो अभी क्योंकि मेरे को यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो शायद मैं मान सकता हूं कि किसी और वजह से ही आया हो या कुछ भी रीजन हो, ठीक है। तो अभी मैं उसको नहीं सोच रहा हूं उस वे में, मैं सिर्फ डेटा सफिशिएंसी के वे में सोचूंगा, वो उसको सिटिंग अरेंजमेंट के वे में सोचूंगा। चलो तो इस क्वेश्चन को करते हैं, इसे करिए। तो कुछ भी अब ए आंसर दे देता हूं, मान लो ये लो। अब इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है, डू इट नाउ। अब इस क्वेश्चन को करिए।
चलिए तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ये था ना, हाँ। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 8% है सिटिंग अराउंड ए स्क्वायर टेबल है, 4% आर सिटिंग एट द कॉर्नर, 4% आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ द टेबल, ऑल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। देखो क्या लिखा है, अवे मतलब बाहर देख रहे हैं। तो इसे कैसे करना है समझ लीजिएगा। मान लो हमारे पास ऐसा एक क्वेश्चन है, ये स्क्वायर टेबल है, ठीक है, 4 कॉर्नर पे बैठे हैं, बाहर देख रहे हैं, 4 बीच में बैठे हैं और बाहर देख रहे हैं, सेम बाहर देख रहे हैं और 4 बीच में, 4 कॉर्नर में हैं, राइट, क्लियर है ये। आगे देखो, अब ध्यान रखना, अगर यहां पे बाहर लोग देखते हैं तो ये अब आपका राइट साइड होता है और ये अब आपका लेफ्ट साइड होता है। जैसे आप करते हैं ना डायरेक्शन के अंदर, वैसे ही है बिल्कुल। तो इसी तरह से राइट और लेफ्ट है। तो ये एक तरीके से आपका केस 1 हो गया एंड ये एक तरीके से आपका केस 2 हो गया है। ओके, ठीक है। अब देखो, तो V डज नॉट सिट इन द मिडिल ऑफ द टेबल। तो V को मिड में नहीं बिठाना, तो मतलब V को कहां बिठाएंगे हम, कॉर्नर पे बिठाएंगे। तो भैया कॉर्नर देखना पड़ेगा V के लिए हमें कहां पे आएगा। फिर कह रहा है R सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U, U के इमीडिएट राइट में R आएगा। तो U के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, R आ जाएगा। ओके, फिर कह रहा है Q सिट्स अपोजिट टू P। Q किसके अपोजिट में आएगा, P के अपोजिट में। तो Q और P एक दूसरे के आमने मतलब अपोजिट में होंगे। और P और Who सिट्स इमीडिएटली टू द राइट ऑफ W। और P जो इमीडिएटली टू द राइट ऑफ W, तो W के इमीडिएट राइट में P आएगा। W के इमीडिएट राइट में P आएगा। तो W के तो इमीडिएट में P आएगा और P और U आमने सामने होंगे। मतलब आमने सामने का मतलब है एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। नाइदर R नॉर U इज एडजेसेंट टू P और W। इसका मतलब क्या है, ना तो R और ना ही U P और W के पास होंगे। तो R और U P और W के पास में नहीं होंगे, P और W के पास में नहीं होंगे। तो R भी PW के पास में नहीं होगा और U भी PW के पास में नहीं होगा। आगे देखो, T एंड V आर नॉट सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर। अब ये कह रहा है कि T और V एक दूसरे के अपोजिट में नहीं बैठेंगे, ठीक है। यानी जहां पे भी T आएगा उसकी दूसरी तरफ में कौन नहीं आना चाहिए, V नहीं आना चाहिए, ठीक है, कोई और आएगा। और उसी तरह से V के अपोजिट में भी कोई और आएगा लेकिन T नहीं आएगा। फिर कह रहा है T डज नॉट सिट एडजेसेंट टू V। अब देखो T के अपोजिट में तो V नहीं आएगा, साथ में T के बगल में भी V नहीं आएगा, राइट। आगे देखो, फिर कह रहा है S डज नॉट सिट एट एनी कॉर्नर। तो S कॉर्नर पे नहीं आएगा, मतलब S मिड में आएगा और S कहां आएगा, मिड में आएगा। ठीक है जी, ये तो अपने पास इंफॉर्मेशन हो गई। अब इसको प्लेस कर लेते हैं। देखो किसको सबसे पहले प्लेस करें मेरे को, तो WPQ आ गया, WPQ आ रहा है। तो W से मेरे को U मिल जाएगा कि W के पास में U नहीं आएगा, ठीक है। WPQ अगर S या V से कनेक्ट करूंगा तो मुझे S या V से कुछ मिलेगा क्या, बस V कॉर्नर पे आ जाएगा। तो ये और ये अगल बगल में नहीं होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे भी देखना पड़ेगा कौन कॉर्नर पे कौन मिड में है कि नहीं, क्योंकि हमें ये भी तो पता लगना चाहिए ना कि मिड में कौन आएगा, कॉर्नर पे कौन आएगा और कौन नहीं आएगा, ठीक है। चलो देख लेते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, एक काम W को मिड में बिठाते हैं, एक काम W को कॉर्नर बिठाते हैं। W के इमीडिएट में P आएगा, W के इमीडिएट में P आ गया, W के इमीडिएट में P आ गया। तो W के इमीडिएट में P है और P के सामने की तरफ Q आएगा। तो यहां पे Q आ गया और P के सामने यहां पे Q आ गया, ठीक है। तो एक तरफ हमने W को बीच में बिठा लिया, एक तरफ हमने W को कॉर्नर पे बिठा लिया कि कहीं तो बैठेगा, या तो बीच में बैठेगा या फिर कॉर्नर पे बैठेगा। ये हमारा पहला डेटा है। W के पास में कौन नहीं आएगा, U और R नहीं आएंगे। देखो W और R पास में नहीं है, W और U पास में नहीं है, तो यहां पे U और R पास में नहीं है और यहां पे भी U और R पास में नहीं है। अब ये कह रहा है कि U के इमीडिएट राइट में R आना चाहिए, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, V कॉर्नर पे और S मिड में है। भाई एक बात बताओ, ये मिड में है और ये मिड में है, S मिड में चाहिए, यहां तो आ नहीं सकता, यहां आ सकता है S और यहां भी आ सकता है S, ठीक है।
और यहां पे मेरे को क्या चाहिए, ये कॉर्नर पे मिल गया और ये कॉर्नर पे मिल गया, और वी कॉर्नर पे चाहिए, लेकिन यहां पे दो वी कॉर्नर पे मेरे पास, यहां पे भी दो वी कॉर्नर पे हैं। ठीक है, और क्या है, और क्या है हमारे पास चलिए देखते हैं। अब हम रख सकते हैं एस और क्यू। एस को मिड में रखना है, यू के इमिड में आर को रखना है, लेकिन यू के इमिड में आर कहां रख सकते हैं अपन। ठीक है, यू के इमीडिएट राइट में आर रखना है। यू के इमिड में आर ये भी हो सकता है, यू के इमिड में आर ये भी हो सकता है। अच्छा एक काम कर सकते हैं, सुनो, यू और आर यहां तो हो नहीं सकते, यहां हो नहीं सकते। पहला केस ये करते हैं, यू के इमीडिएट में आर यहां लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि एक कॉर्नर मुझे पता है, मुझे तो सिर्फ एक कॉर्नर को प्लेस करना है ताकि दूसरे को मैं कॉर्नर पे प्लेस कर सकूं। तो अगर मैं इस कॉर्नर को यहां पे भर दूं तो मेरे तीन कॉर्नर भर जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये मेरे को कहां मिल जाएगा, इस कॉर्नर पे ये मिल जाएगा। हाँ या ना, पहला केस हो गया, पहला केस ये हो गया। दूसरा है कि यू यहां पे रखूंगा तो आर यहां पे रखूंगा, और आर यहां रखूंगा तब भी मेरे को वी यहां पे मिलेगा। तो यू के इमीडिएट राइट में आर की जो कंडीशन है, क्योंकि यू के इमीडिएट राइट में आर यहां नहीं रख सकता, तो यू से आर रखूं या यू से आर यहां रखूंगा, मतलब ये क्लियर है कि यहां पे यू या आर होगा तो वी को यहीं आना पड़ेगा। कंफर्म था ये बात, डन है ना ये बात भाई। यू यहां लिखूंगा, यू के इमिड में आर यहां लिखूंगा तो आर कॉर्नर पे आएगा, तब भी वी यहीं आएगा। और अगर यू यहां लिखता हूं, यू के इमिड में आर यहां लिखता हूं, तब भी वी यहीं आएगा। मतलब क्लियर है कि वी मेरे पास यहीं आएगा इस केस में। इस केस को अभी हम छोड़ देते हैं, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये मेरा कनेक्ट हो गया, इसने मुझे बोला एस मिड में आएगा। अब सोचो इससे क्या फायदा हुआ, ये आ गया, ये आ गया, अब एस दो जगह पे है और टीवी पड़ोसी नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अगर वी यहां पे आएगा तो टी यहां नहीं आएगा, टी को यहां रख दूंगा और एस यहां आ जाएगा, तो एस मेरा मिड में आ गया। टी और वी मेरे पड़ोसी नहीं है, टी और वी आमने सामने नहीं है, यही सही हो गया, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, काम खत्म। पी के पास में यू और आर नहीं आएंगे, हाँ मतलब वो तो नहीं आएंगे ना, तो कहां लाए हम, पी के पास तो यू और आर ला ही नहीं रहे। अच्छा पी के पास तो वैसे भी, हाँ देखो ये भी क्या कंडीशन है कि देखो पी के पास में यू नहीं आएगा, ये लो सेट है, अब तो ये कंडीशन भी खत्म, पी के पास में यू नहीं आएगा। योर राइट शीतल, आपने सही पकड़ा, ये लो खत्म, ये तो गारंटेड है, 100% है, इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये लो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जस्ट कीप इट, इसे प्रैक्टिस करिएगा, इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, 2 मिनट बहुत कम है, अरे बच्चों 40-40 50-50 सेकंड में बना लेते हैं बच्चे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ये सारी कहानी सिर्फ प्रैक्टिस की है, अभी आपने सिर्फ सीखा है। ठीक है, जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप इसे डायरेक्टली करेंगे और आपको इतना डेटा लिखने की जरूरत नहीं है। इनिशियली आपको, इनिशियल डेज में आपको सिर्फ करना है, इसको लिखना है, बाद में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप समझ रहे हैं? ठीक है, चलो मैं अब अपनी अगली क्लास में चलता हूं, आप लोग भी अपनी अगली क्लास में जाइए और प्रैक्टिस करिए खूब सारी। ओके, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत।